हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज करेंगे हम एक और आईबीएस क्लर्क मेंस की क्लास। रेगुलरली इस चैनल पे आपको क्लर्क मेंस की क्लासेस मिल रही हैं जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है होगा आपका 29 ऑफ नवंबर को, तब तक रेगुलरली सेशन इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। सो आप इन सेशंस को देखिए और अपना स्कोर असेस कीजिए कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, ये भी आपको इस सेशन से पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। 3 से 4 डीआई आपको वहां जरूर मिलेगी। 3 डीआई मिलती है, एक कैश साइड भी मिल सकता है आपको। उसमें से आपको 3 डीआई 4 में से जरूर करने वाली होगी, आप उनको टारगेट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, 2 पाई चार्ट दे रखे हैं। 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं, पी क्यू आर एस एंड टी, और दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स का दे रखा है। फर्स्ट पाई चार्ट में हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ एल जेड एंड वाई दे रखे हैं, और सेकंड पाई चार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज दे रखे हैं। सो नोट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोट हमें बोलता है एल एंड जेड आर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 10। एल एंड जेड एग्जैक्टली मल्टीपल है 10 का। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल टी इज लेस देन एनी अदर गिवन स्कूल्स। तो जो टी में स्टूडेंट्स हैं, टी के स्टूडेंट्स है L%, ये सबसे कम है, ये हमें दे रखा है। तो एल की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, बाकी सभी से ज्यादा ही है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, और एल की वैल्यू 10 भी है मल्टीपल में, एल एंड जेड दोनों की वैल्यू दे रखी है, मल्टीपल में 10 है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पाई चार्ट में, तो 3 वैल्यूज हैं एल जेड एंड वाई जो हमें फाइंड करनी है। सेकंड में हमारे पास 2 ही वैल्यू है, एम एंड एल। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू कम है। एम और एल को छोड़ के बाकी जितने परसेंटेज है, टोटल 100% होता है, बाकी कुछ परसेंटेज हमें एग्जैक्टली दे रखा है। ये देखें 40 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, तो 85% हमें दे रखा है। तो 15% की वैल्यू है हमारे पास टोटल, एम प्लस एल। और एल जो है वो 10 का मल्टीपल है, तो एल की लोवेस्ट वैल्यू 10 ही हो सकती है। तो एल की वैल्यू को 10, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 5। 10 से छोटी वैल्यू जा नहीं सकती, और इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि टोटल 15% ही है। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से 10, और एम की वैल्यू आ जाती है 5। ये दो दो वैल्यूज निकल जाती है हमारे पास सेकंड पाई चार्ट से। अब चलते हैं फर्स्ट पाई चार्ट में। फर्स्ट पाई चार्ट में एल की वैल्यू तो हमें 10 मिल गई यहाँ से, 10%। बाकी वैल्यू देखते हैं, उसके लिए एक जेड वैल्यू है, एक वाई वैल्यू है। इसके बारे में कुछ कह रखा है, इसके बारे में क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी एंड क्यू दे रखा है 30, वाइल नंबर ऑफ बॉयज इन पी दे रखे हैं 1/3। तो इसके बारे में हमारे को और ज्यादा कुछ वैल्यू तो नहीं है, लेकिन z के बारे में वैल्यू है एक, कि z भी एग्जैक्टली मल्टीपल है 10 का। z की वैल्यू भी जो होगी वो 10 का मल्टीपल ही होगी। तो बाकी वैल्यूज देख लेते हैं। ये 10 हमको मिलेगी, 30 भी है, 25 भी है। 35% तो ये वैल्यू बची। ये वैल्यू है z और y की। अब z की वैल्यू मिनिमम 10 है क्योंकि 10 का मल्टीपल है, तो z की वैल्यू या तो 10 हो जाएगी, या 20 हो जाएगी, या इसमें 30 हो जाएगी। अब देखते हैं z की वैल्यू 10। z की वैल्यू 10 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमको पता है कि l की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू लोवेस्ट है। तो फर्स्ट, तो z की वैल्यू 10 तो ले नहीं सकते। अगर z की वैल्यू 20 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 15, और 30 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 5। अगर हम z की वैल्यू 30 लेते हैं और y की वैल्यू 5 आती है, तो 5 l से छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें कहा है कि l ही है जो लोवेस्ट है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वो l से ज्यादा होगी, तो 5 तो नहीं आ सकता। तो ये सेकंड थर्ड कंडीशन में हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कंडीशन में कहता है कि z की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 15 है। ये इक्वेशन बैठती है क्योंकि z को 20 लेते हैं और y को 15, तो y l से बड़ा भी हो जाएगा और z 20 का, सॉरी 10 का मल्टीपल भी हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी z की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 15। सारी वैल्यूज हमें यहां से मिल जाएंगी। y की वैल्यू हो जाएगी 15 और z की वैल्यू यहां हो जाएगी 20%। सारी वैल्यूज निकल गई हमारे पास। अब इनकी वैल्यूज दे रखी है आगे नोट में, उससे इन सबकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट पी एंड क्यू। पी है 20 एंड क्यू, पी एंड क्यू, हाँ क्यू है y, यानी 20 और 15 का डिफरेंस 5। तो इस 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 30। टोटल हमें पता है 100 होता है, टोटल आ जाएगी 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600। यहां से हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पी क्यू आर एस एंड टी। पी के 20%, तो ये जाएगा 120,
150, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 एंड 10% तो ये 60 टोटल वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमें दे रखा है while the number of boys in P 1/3 of total number of student in same school। जो P की वैल्यू है, जो L है, जो कि हमारे पास 10% है L की वैल्यू, ये 1/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम स्कूल। तो P के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120, उसका 1/3 है बॉयज है, तो बॉयज की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, उसका 1/3 कितना हो जाएगा 40, ये बॉयज की वैल्यू आ जाएगी। यानी इस 10 की वैल्यू हमें मिल गई है 40। टोटल निकल जाएगा यहाँ से हमारे पास 400, तो यहाँ से टोटल बॉयज आ जाएंगे हमारे पास 400। तो इन बॉयज का परसेंटेज हम सबका निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80, 100, 160 और m की वैल्यू थी 5%, ये हो जाएगा 20। बॉयज की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास, 18, 10, 50, 20 एंड 40। गर्ल्स आ गई, टोटल बॉयज हो गई, सारी वैल्यूज निकल गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। जब तक आपको वैल्यूज नहीं निकलेंगी तब तक क्वेश्चंस पे जाने का फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग ही होते हैं कि आपको वैल्यूज उसमें फाइंड करवाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर हाउ मच मोर एंड लेस देन दैट ऑफ स्कूल टी। आर में जो गर्ल्स हैं, आर में गर्ल्स हैं 50, मोर एंड लेस देन टी 40। जो आर में गर्ल्स हैं वो 10 ज्यादा है 40 से, क्या देगा 25%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 25%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स आर ड्रॉन इन पाई चार्ट देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू गर्ल्स इन स्कूल क्यू एंड स्कूल टी। अगर हम सारी गर्ल्स को एक पाई चार्ट में मान लेते हैं कि पाई चार्ट टोटल गर्ल्स है हमारे पास 200, पाई चार्ट 360 डिग्री की वैल्यू मान लेते हैं 200 है, तो हमें पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ गर्ल्स इन क्यू एंड टी। तो क्यू एंड टी की जो गर्ल्स है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, क्यू में है 10 और टी में है 40, क्यू में है 10 और टी में है 40। तो हमें इस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है कि पाई चार्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ गर्ल्स इन क्यू एंड टी। तो 200 की वैल्यू हमारे को पता है 360 हो जाएगी, डिवाइड बाय 200 इंटू 30। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री आ जाएगी इनके अंदर। ये आंसर करते हैं 54 डिग्री आएगी इसकी वैल्यू 54%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है इफ द 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर बिलोंग टू दिल्ली देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर हु डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। तो स्कूल आर में बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे, आर में बॉयज थे 100 और गर्ल्स थे 50, आर में बॉयज थे 100 गर्ल्स थे 50। जो हमें फाइंड करना है कि जो उस दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो 40% तो बॉयज हो जाएंगे एंड 10% गर्ल्स हो जाएंगी जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करती हैं। 20% हो जाएगा, उसको 10 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 50। 50 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबल चार्ट। बबल चार्ट क्वेश्चन अभी तक एग्जामिनेशन में आई नहीं है, आपने हालांकि मॉक टेस्ट में जरूर देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, बट आ भी सकते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बबल चार्ट पढ़ना आना चाहिए। बबल चार्ट का अगर हम क्यू की वैल्यूज पढ़ते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि दो वैल्यूज दे रखी हैं, पॉलिसीज एंड क्रेडिट कार्ड, कंपनी assigned certain number of products to sell of each person. Bubble chart shows degree of belong show percentage of target competition of number of policies in x axis. So x axis पे जो है वो number of policies के बारे में बता रखा है x axis पे जो है, और y axis पे जो है y axis ये होता है y axis, और y एक्सिस पे वो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रखा है। अब जब हम क्यू का पढ़ते हैं तो क्यू का यहाँ से आएगा 50, अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ना होगा तो हमें 50 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे जो पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है तो इसकी वैल्यू यहाँ 60 आ जाएगी। जो मिडिल में वैल्यू आती है उसको काउंट करते हैं। इस तरह से बबल चार्ट को पहले पढ़ा जाता है। नेक्स्ट टॉप और बॉटम का भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड बाय क्यू इज 720, ओके, and policies assigned to him 25% more than that of number of policies assigned to P, then find the number of policies assigned to P। तो उसमें हमें Q की पॉलिसीज दे रखी हैं, जितनी पॉलिसीज Q ने सोल्ड की हैं, तो Q ने कितनी पॉलिसीज सोल्ड की हैं, सोल्ड है जो Q का वो है 720।
अब हमें पास क्यू के असाइंड कितनी हुई है, असाइंड कितनी हुई है क्यू को, हमें पास क्यू को असाइंड हुई है नंबर ऑफ पॉलिसीज। यदि क्यू को पॉलिसी असाइंड हुई है, असाइंड नीचे है एक्स एक्सिस पे, तो 60% पॉलिसीज क्यू को असाइंड हुई है, तो ये हो जाएगा 720/60 इंटू 100, ये हो जाएगा 1200। अब बात करते हैं पी की, ये तो थी क्यू की। पी को कितने में, पी को साइन हुए 25% मोर देन, क्यू को साइन हुए 25% मोर देन द पॉलिसीज ऑफ पी। सो जो क्यू को साइन हुई है 1200 और 25% ज्यादा, तो ये 5/4 आ जाएगा 960। इतनी पॉलिसीज क्यू पी को साइन हुई, अब पी की वैल्यू पी को साइन हुई है, पी ने सोल्ड की है इतनी पॉलिसी। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिसी असाइंड बाय पी। तो पी को पॉलिसी असाइंड कितनी हुई है, पी को असाइन हुई है, यहाँ है 65 70 75 75%। तो जो पी को पॉलिसी असाइंड हुई है, यहाँ आ जाएगा असाइंड, हो जाएगा 960 का 75%, 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1280। 1280 डी इज अवर राइट आंसर, 1280। ओके, इसके अंदर आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर चार्ट में मुश्किल आती है तो फिर क्वेश्चन हट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टारगेट असाइन फॉर सेल of credit card is 20% more than the target assigned by number of policies for each person. Okay, उसके बाद क्या है, the number of credit cards sold by Q and R together 240 more than the number of policies sold by him, and number of credit card assigned by R Z/4 more than number of policies assigned by him. Then find the value of Z. हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तब देखते हैं इसमें, तो इसमें जानते हैं असाइन Q एंड R है ना, बस Q की है और R की, Q एंड R। Q की मान लेते हैं टोटल जो साइन है वो है 100A, आर की मान लेते हैं जिसको असाइन हुई हो वो 100B। उसके बाद में दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है सेल। सेल कितनी हुई है क्यू के, क्रेडिट कार्ड क्यू में 60%, तो क्रेडिट कार्ड क्यू की है 60A, 60% हो जाएगा 100 का 60A। और आर की, आर कितनी असाइन हुई है, आर की हुई है सोल्ड ये 90 85 90 90%, तो आर का हो जाएगा 90B, क्योंकि 100B का 90% 90B। अब देखते हैं इसमें क्रेडिट कार्ड कितने असाइन हुए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट कार्ड असाइन 20% मोर देन द टारगेट असाइन बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज। तो जितनी पॉलिसीज असाइन हुई है उससे 20% ज्यादा क्रेडिट कार्ड असाइन हुए हैं। तो पॉलिसी असाइन हुई थी 100A, तो क्रेडिट कार्ड असाइन हुए होंगे 120A, और यहाँ हो जाएंगे 120B। और उसमें से सेल्स कितनी हुई है क्रेडिट कार्ड की, क्यू एंड आर की, क्यू की तो हुई है 50% और आर की हुई है 80%, क्योंकि यहाँ से होगा ना, क्योंकि 50% और आर की हो जाएंगी यहाँ से 80%, पी की भी 80 ही हुई है, बस क्यू और आर का ही है। क्योंकि तो ये 50%, तो ये हो जाएगा 60A, और आर की हुई है 80%, तो ये हो जाएगा 96B। अब हमें क्या रखा है कि क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय क्यू एंड आर टुगेदर 240 मोर देन द नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड बाय हिम। तो जो उनको क्रेडिट कार्ड सेल हुए वो 240 ज्यादा है पॉलिसी से, तो इसकी यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं हम, 60A प्लस 96B इज इक्वल टू 60A प्लस 90B प्लस 240 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 240, तो इसमें 60A से तो 60A कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6B की वैल्यू आ जाएगी 240। तो B की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 40। जब B की वैल्यू 40 आ जाएगी तो उसके बाद B की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अब हमें उसको आगे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड असाइन्ड बाय R Z/4 मोर देन द नंबर ऑफ पॉलिसीज असाइन्ड बाय हिम। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड असाइन्ड बाय R Z/4 मोर देन नंबर ऑफ पॉलिसीज असाइन्ड बाय हिम। तो इसमें हम आगे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है क्या, यही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 120 B तो था और 100B, तो ये 20B, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 40 800 आ गई वैल्यू। तो Z/4 की जो हमारे पास वैल्यू थी Z/4 800, तो Z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 3200, एंड B इज आवर राइट आंसर 3200। ओके,
ये क्वेश्चन अच्छा था। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। सो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको ये आंसर पक्का देखा जाएंगे, क्योंकि आपने अगर चार्ट सॉल्व कर लिया तो उसका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड सोल्ड पी क्यू एंड आर रेशियो 5, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एम एंड एन की वैल्यू का रेशियो फाइंड करना है, वेयर एम जो है टारगेट असाइन क्रेडिट कार्ड, क्यू हाउ मच परसेंट मोर देन द पी। ओके, हमें नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड के डायरेक्शन सोल्ड लिखे हैं पी क्यू एंड आर की। पी क्यू एंड आर के क्रेडिट कार्ड सोल्ड हुए हैं 3 रेशियो में, 5:8:6। और क्रेडिट कार्ड सोल्ड कितने हैं पी क्यू एंड आर के। पी के तो हैं 80, क्यू के हुए हैं 50 और आर के भी हुए हैं 80%। पी के तो हैं 80%, आर के हुए हैं 50% और क्यू के हुए हैं 50% और आर के भी हुए हैं 80%। 80% हुआ है, इसको हम निकाल लेते 5 × 5/4। 80% जो है क्योंकि क्रेडिट कार्ड सोल्ड, और ये है 50%, तो ये तो टोटल आ जाएगा डबल 40%। और ये हो जाएगा 6 × 5/4, तो यहाँ आ जाएगा 25/4। असाइन हुए हैं 16, 30/4। अब इनका निकाल लेते हैं हम रेशियो। ये 4 है, 25, 16×4 = 64 और 30। ये हमारे पास यहाँ से आया था रेशियो। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू एम की। एम है टारगेट असाइन बाय क्रेडिट कार्ड, तो क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ प्री। तो टारगेट असाइन क्यू को कितने में, 64। 64 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 64 माइनस 25। इसे पी से कंपेयर करना है हमें, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 4, 156%। और एन की वैल्यू ये है हमारे पास एम, और एन की वैल्यू हमें दे रखी है टारगेट असाइन क्रेडिट कार्ड क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन आर। क्यू है 64 मोर देन आर, तो आर की हो जाएगा 34 ऑन में 30। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 340/3%। अब हमें एम और एन का रेशियो फाइंड करना है, एम और एन का। तो ये हो जाएगा 156 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 340। ये रेशियो बनेगा इसका। इसको इससे काटें, इसको कट जाएगा 7, 4, 107 और 85%। ये हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 117 रेशियो 85। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली ऐसे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं होते। तो इन क्लासेस को रेगुलरली देखा करें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड बाय आर 60% ऑफ द क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय हिम, एंड नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय पी is m plus n. Okay, and find the target assigned the credit card to p is what percent more or less than target assigned by policies of r. तो हमें इसमें क्या रखा है, find the target assigned by credit card interval number of policies sold by r 60% of number of credit card sold हो गया, ठीक है। let the हमें वापस क्रेडिट कार्ड तो बता ही नहीं रखा ना कितना असाइन है, नंबर ऑफ पॉलिसीज के बारे में बता रखे हैं। 60% ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय हिम, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड असाइन्ड बाय आर इज ए, और आर को सोल्ड हुए थे 80% हुए थे, तो ये हो जाएगा 8A/10। और जो पॉलिसीज थी वो है 60% ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय हिम, तो 8 तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 80 ऑफ ए, 60 मल्टीप्लाई 80, तो ये हो जाएगा 48 होगा ना, 48% ऑफ ए,
48% ऑफ ए होगा। और हमें फाइंड करना, फाइंड द टारगेट असाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड पी इज 1% मोर एंड लेस देन टारगेट असाइन बाय पॉलिसी धारक। तो टारगेट जो उसका असाइन होगा वो है 48% ऑफ ए। कितना से था, 90 से था ना, 90 उनमें 100, तो ये आ जाएगा 160 बाई 3A। अब हमें इसका दे रखा था कितना, पी और आर का, पी का था 80% और आर का भी था 80%। तो इसमें था कि नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड जो असाइन हुए हैं वो 80% ऑफ क्रेडिट कार्ड हमें असाइन हुए थे, पी को 80% असाइन हुए, तो 80% ऑफ जो क्रेडिट कार्ड है पी का, यानी वो 48% तो हो गए ए के, प्लस 80% ऑफ ए, जीरो नहीं है, प्लस नहीं आएगा बीच में, प्लस 80% हो गए, तो ये हो गया टोटल, 160% हो गए ऑफ ए के। अब जब हमें रेशियो फाइंड करना था एम, यानी कि एम था नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड बाय आर और एन था नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड सोल्ड बाय आर। तो नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड बाय आर थी वो थी 160% ऑफ ए, जो क्रेडिट कार्ड सोल्ड थे वो थे 160 ए, 1 में 3, तो इसका आ जाएगा 3:1। और हमें फाइंड करना पी इज द मोर एंड लेस देन द टारगेट असाइन बाय आर। तो कितना असाइन था, 2/1 ऑन 100, दैट इज 200% था ई का, 200% था, 200% हमारा इसमें कोई आंसर नहीं, नन ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 44, और सेकंड इक्वेशन में दे रखा है कि बी स्क्वायर माइनस वाई बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसके हमें कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन वन इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 11 होता है, तो एक रूट तो इसका ये हो जाएगा, और हम इसको फैक्टर ऑफ रूट करते हैं जब हम इसका, तो ये होता है अल्फा, ये तो समेशन ऑफ रूट हो गया ना, और बीटा, तो ये हमारे पास 44 है, इसका एक फैक्टर तो हमारे पास 11 है ही, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 4, दूसरे रूट क्या आ जाएंगे 4 इस फैक्टर के, तो 11 और 4, तब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास 11 भी आ गया 4 भी आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगा 15 यहाँ से। और इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, हमारे पास सेकंड के बारे में कुछ कह रहा है, ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज अ सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 6। सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 6 कौन सा होता है, वो होता है 8, ग्रेटर देन 6 8 होता है, तो एक वैल्यू तो 8 की है, तो उसके फैक्टर होता है 16, तो दूसरा रूट आ जाएगा इसका 2, तो इससे हमारे पास y की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। और हमें क्या उसके बाद क्या रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, बोथ x एंड y आर एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, x भी मल्टीपल ऑफ 5 का है, y भी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इक्वेशन तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई होता है। एलसीएम ऑफ x एंड y का 20 एलसीएम तो नहीं आता है इसका। एंड थर्ड में कहता है कि इफ 5 इज एडेड इन y तो 15 हो जाएगा, तो x एंड y बिकम इक्वल। हाँ, तो x एंड y भी इक्वल हो जाएंगे, 15 और 15 हो जाएगा, तो 3 भी फॉलो करता है, तो बोथ 1 एंड 3 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद सिर्फ कंपेयर करना था, और ज्यादा कुछ भी नहीं था। और एक ऐसे क्लर्क मीन्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पीओ में जरूर थोड़े टफ आते हैं, बट क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको रेगुलरली करता रहना। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 17p माइनस 10m। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 बस लेस देन 5। सो 2 से बड़ा और 5 से छोटा प्राइम नंबर 3, तो उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो होगा 27। जो दो निकलेंगे 1 एंड 2, उनका डिफरेंस हमें दे रखा है 27। ये डिफरेंस हमको दे रखे हैं। उसके बाद हमें कुछ दे रखे हैं, द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 के बारे में बता रहा है, ग्रेटर रूट जो इसका है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 16 होता है,
तो सेकंड इक्वेशन का जो ग्रेटेस्ट रूट है वो 16 हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 16, तो इसका सेकंड रूट क्या बनेगा 16 है, क्योंकि माइनस हमारा पास समेशन ऑफ फैक्टर करते हैं तो 9 बनता है, और 16 हमारे पास एक रूट है तो दूसरा रूट हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, आई होप आपको ये पता होगा 9, तो इससे हमारे पास अनदर रूट आ जाएगा इसका -7। अब फर्स्ट का अनदर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ रूट -17, जिसके हमारे को एक इसके अंदर हमें डिफरेंस दे रखे हैं फर्स्ट रूट और सेकंड रूट का, तो ये अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस दे रखे हैं, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का समेशन दे रखे हैं हमें, जो कहता है -17, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 27, जो इक्वेशन में ही दे रखी है, तो इससे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी दोनों रूट्स की, तो 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10, तो अल्फा आ जाएगा इसका 5, एक रूट आ जाएगा हमारे पास 5, तो जो दूसरा रूट आएगा हमारे पास वो आएगा 22, दोनों आगे, उससे हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्योंकि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 110 और है 10m, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 11। अरे ये क्या खुल गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 11, जो m की वैल्यू 11 आ जाती है, तो उसको n की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, n की वैल्यू फाइंड, हमारे पास दोनों रूट है 16 और 7, 16 7 116, 16 7 112 होते हैं ना, 112, 8n की वैल्यू हमारे पास है 112, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 832, n की वैल्यू आ जाएगी 14, तो हमें फाइंड करना है m और n की वैल्यू, तो m लेस देन है n, सेकंड इज आवर राइट आंसर ऑप्शन, m इज लेस देन n। ओके, बस इस दोनों की वैल्यू ही निकालनी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखी है मिसिंग नंबर सीरीज, इसमें हमें कुछ मिसिंग दे रखे हैं, ईच सीरीज हैज वन मिसिंग नंबर ABC रिस्पेक्टिवली एंड ईच सीरीज फॉलो द सिमिलर पैटर्न भी दे रखे हैं हमें, इसमें सिमिलर पैटर्न भी फॉलो करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसके बारे में बताना है। और जो क्लर्क मेंस में नंबर सीरीज आती है वो कुछ इसी तरह की आती है, एक सीरीज आपको कभी नहीं मिलेगी, 2 3 या उसमें से कुछ ना और फाइंड करना होगा, इस तरह से मिलती है। तो अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ 4 का डिफरेंस होता है, यहाँ 8 का डिफरेंस आता है, पर माइनस में है, ये प्लस में था, यहाँ 12 का डिफरेंस होता है, तो ये 4 के टेबल ही बनता है, तो यहाँ माइनस का 16 का डिफरेंस आएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमारे को 16, यहाँ पे भी प्लस 4 का आता है, -8 प्लस 24 -16, प्लस 12 -16, 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 22, तीनों की वैल्यू आ गई ए बी और सी की। अब हमें फाइंड करना है इसमें कौन सा ट्रू है, ए बी एंड सी आर सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, सिंगल डिजिट तो नहीं है, बी और सी तो सिंगल डिजिट नहीं है, तो फर्स्ट तो फॉलो नहीं करता। सेकंड में कहता है कि समेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए और बी का जो समेशन है वो सी के बराबर है, वो भी नहीं है, तो सेकंड भी फॉलो नहीं करता। तीसरा कहता है बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर है 16, both 1 and 3 नहीं, both 1 3 नहीं, only 3 is our right answer, second option only 3 is our right answer। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट करता हूँ तो आप सबसे पहले खुद से वीडियो को पॉज करके अपने आप करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। उसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कहता है 12 6 6 9 27 45, इसमें अगर देखते हैं पैटर्न, इसमें कुछ कह रखा है इसके अंदर क्वेश्चन में, वन रॉन्ग नंबर इन टर्म्स सीरीज 1 has one wrong number in terms, series 2 has one missing number y, and series 2 start with the correct term x which replaced the wrong term in 1। okay, तो फर्स्ट सीरीज 1 में देखते हैं, ये था मल्टीप्लाई 5 12 से 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5, तो फिर यहाँ होना चाहिए 9 दूनी 18, यहाँ 27 के 18 होना चाहिए, 27 रॉन्ग है, इसलिए 18 होना चाहिए था, तभी सीरीज बनती है 18, फिर 18 2.5 से करते तो 36 और 9 45, हाँ
फिर ही बनता था आगे। उसका सीरीज सेकंड में चलते हैं उसके बाद। सीरीज सेकंड है 36 से 12 डिवाइड बाई 3 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई 4 हो गया। और सीरीज टू के बारे में कुछ कह रखा था ना, सीरीज टू स्टार्ट विद द करेक्ट टर्म एक्स, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 18 थी, मल्टीप्लाई 2। तो यही बनता है मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। 5 से करते हैं 9.6 आया था, y की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 9.6। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10y प्लस 12 डिवाइड बाई x। तो 10y होता है 96 प्लस 12 और डिवाइड बाई x की वैल्यू थी 18 डिवाइड बाई 18, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें उसके बाद क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 6। और उसका हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइम नंबर है 6, प्राइम नंबर नहीं है, इवन कंपोजिट नंबर 6, हाँ इवन कंपोजिट नंबर है 6, मल्टीपल ऑफ ओनली थ्री इसका तो मल्टीपल नहीं है, 2 का भी मल्टीपल है, तो BO3 नहीं होगा, सेकंड आंसर होगा हमारा इवन कंपोजिट नंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक और नंबर सीरीज है 328, 355, 353, 753 और 1378। इसमें देखें तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा बड़ा है, पर अगर इसको डबल करते हैं, यहाँ अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है 400 का। यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये है 5, 2 एंड 6। तो ये स्क्वायर दिखते हैं 20 का और 25 का स्क्वायर, यहाँ पर भी है ना, यहाँ 25 5 का स्क्वायर दिखता है, ये 5 20 25 5 15 10 10, ये एक ही नंबर है ना, ये दो, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 10 का, फिर यहाँ 15 का स्क्वायर। तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 128 होता है, 10 का स्क्वायर यहाँ 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 100 का आएगा तो यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी 128। 128, यहाँ पी बाई 16 की वैल्यू आ जाएगी 8। क्यू एंड आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ डिफरेंस है। अच्छा, बोथ द सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न से फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 400 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आता है 5 7 में 5 2 625 का आ जाएगा डिफरेंस। तो 20 का आ गया, 25 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ 10 का आएगा 100, ये आएगा। 5 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे आएगा 25। इसी तरह से बनेगी सीरीज। तो Q तो बन जाएगा फिर 33, Q की वैल्यू आ जाएगी 33 और R की वैल्यू आ जाएगी 133। P Q एंड R तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया है, इफ देयर इज अनदर सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 2R माइनस 3Q माइनस 162, देयर कैन देन फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ अनदर सीरीज। 2R तो होती है 266 माइनस 3Q, 3Q होते हैं 99 माइनस 162। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 167, तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक और सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि 5 से स्टार्ट होती है, उसमें हमें थर्ड टर्म बताना है, फॉलोइंग द सेम पैटर्न है ना, हाँ सेम पैटर्न से थर्ड टर्म बताना है उसका। तो फिर पहले तो 25 का डिफरेंस आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30, फिर 10 का डिफरेंस आ जाएगा 100 तो ये आ जाएगा 130 एंड 130 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन क्लर्क मेंस में जरूर देखने को मिलेंगे आपको। एक से दो क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, और थोड़े से ऐसे बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, बिल्कुल इजी नहीं आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 21, ये तो दिख ही रहा है यार, 11 दूनी 22 माइनस 1 63 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 2, तो यहाँ से 2 होगा 3 का होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा
फिर यहाँ 5 का मल्टी, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होता है 59, 6 का करते हैं तो 6 35 12 72 -9, ये तो 29 का डिफरेंस आ गया यहाँ तो। और क्या पैटर्न हो सकता है इसमें? अगर मैं इसी को फॉलो करूँ, मान लो मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4 -3 करता हूँ अगर मैं इसको, तो ये आता है 241। अगर m की वैल्यू 241 करता हूँ, उसके बाद इसको वैल्यू 5 करता हूँ, उससे मल्टीप्लाई 5 से -3, तो यह वैल्यू आती है 5 205 -201। तो ये गलत क्यों बैठ रहा है? अच्छा, वन मिसिंग नंबर भी है एंड वन रॉन्ग नंबर भी है, तो ये 205 गलत है, यहाँ 201 ही 1201 ही आएगा। दिस इज राइट, ये रॉन्ग नंबर है और m की वैल्यू आ जाएगी m। तो मेरे को सारा गलत कैसे हो रहा है? आगे भी ये बैठ 230 कैसे आ रहा है, 7230। विच इज द फॉलोइंग रिजल्टेंट इफ द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज इज डिवाइडेड बाय m। रॉन्ग टर्म है, रॉन्ग टर्म इन गिवन नंबर सीरीज डिवाइडेड बाय m, तो रॉन्ग टर्म है 1205, 241 से करना है, तो ये 5 आता है। डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। इसमें एक मिसिंग भी था और एक रॉन्ग नंबर था, दो चीजें थी इसके अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ ए लेंथ दे रखी है डैश मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, उसकी लेंथ है 120 मीटर, when the speed is 50 meter per second and the second and dash seconds more than the time taken by train b, the length of 240 meter of train to cross a bridge, इसकी लेंथ है 80 मीटर, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डैश मीटर मोर एंड लेस। तो कुछ वैल्यूज दे, कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं जिसमें फिल करके हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। उसका सबसे इजी तरीका यही होता है कि सारी वैल्यूज किसी ना किसी में फॉल्ट में ब्लैंक में भर दो, उसके बाद आपको लास्ट ब्लैंक की वैल्यू मिलती है, तो आपका आंसर सही हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू, इसकी लेंथ है 330 मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ है 120 मीटर, तो ये हो जाएगी 450 मीटर लेंथ हो जाएगी इनकी। स्पीड है उसकी 50 सेकेंड्स। अगर अगर इसमें ये करता है कि 1 सेकंड ज्यादा लेते हैं टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, जिसकी लेंथ है 240 मीटर, क्रॉस अ ब्रिज 80 मीटर, तो ये हो जाएगी 320। स्पीड दे रखी है ट्रेन बी की 40, 1 आता है एंड फर्स्ट तो बैठता है हमारा 330 पे डिवाइड करते हैं, तो सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट तो बैठता है और सेकंड में देखते हैं अगर ट्रेन की जो लेंथ है 480 हो और 120 मीटर का प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 600 हो गया। स्पीड है उसकी 50, तो, तो क्या ये 2 सेकंड ज्यादा बैठती है 240 मीटर की स्पीड है और 80, अच्छा ये तो सेम ही रहेगी। और यहाँ स्पीड दे दी 32, तो यहाँ तो आता है 10 और यहाँ आता है 12, तो ये 2 सेकंड ये भी सेटिस्फाई करती है सेकंड भी। थर्ड पे देखते हैं 380 और 120, 500 पे स्पीड है 50 की, ये तो हो गया 10। उसके बाद हमारे को दे रखी है 80 मीटर, ट्रेन की लेंथ 220, ये तो 320 साथ सेम ही रहेगा। यहाँ स्पीड है ट्रेन की 80, 8 चौथी यहाँ 6, ये रॉन्ग हो जाता है, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। ओके, आपको उसमें पुट करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको पुट करना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि एक्स की वैल्यू मान के हम इसमें नहीं कसते तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो रहा है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a certain amount has been invested by a person in scheme X which offer a simple interest and interest received on X is further invested in scheme Y। कुछ अमाउंट एक पर्सन X में स्कीम X में इन्वेस्ट करता है और जो इंटरेस्ट आता है वो उसको स्कीम Y में इन्वेस्ट कर देता है, which offer compound interest 10% annually पे, interest received from Y is to a
2 ईयर्स के बाद इतना उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो वाई को 10% पे देता है 2 ईयर्स के लिए, तो 21% से उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। 21 की वैल्यू आती है 6720, यही वैल्यू मिलती है हमको 21 के लिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सुबह हमारे जो एक्स ने अमाउंट पुट की थी वो हो जाएगी 3200, क्योंकि ये 10% की वैल्यू पे इतना आ गया था हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 32,000 का इंटरेस्ट आया था जो कि एक्स के पास था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या रखा था, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट स्कीम एक्स विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एक्स एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट स्कीम वाई में, ये वाई का था जिसमें इसने इन्वेस्ट किया, उसने 32,000 आ गई। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आई है एक्स का इंटरेस्ट आया है, ये एक्स का इंटरेस्ट आया है। अब हमारे को इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइन, तो उससे हम क्या कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एक्स पर्सन इन स्कीम एक्स, स्कीम एक्स में इन्वेस्ट कितना किया, ये अमाउंट तब तक नहीं निकल सकती जब तक हमको टाइम और इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चलता, जिसके बारे में हमें पता नहीं तो एक्स ये तो हम नहीं फाइंड कर सकते। सेकंड में कहता है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम वाई एंड एक्स, तो एक्स और वाई का इंटरेस्ट निकालना है कि हमारा एक्स वाई का इंटरेस्ट हमें दे रखे है, एक्स का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, तो इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो सेकंड तो निकाल सकते हैं हम। थर्ड में कहता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफर स्कीम एक्स एंड वाई, वाई का तो इंटरेस्ट रेट पता है हमको 10%, लेकिन एक्स का तो पता ही नहीं है किसी में, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज फॉलोज, सिर्फ यही हम निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि a vessel contain a mixture of 100 milliliter which ratio of quantity of milk and water दे रखा है 3:2, 50 liter of initial mixture is taken out and replaced with 2 liter of water, तो कोई वेसल में 10 वाटर है, उसमें 3 उसको मान लेते हैं 6 और 4 ये तो रहता है मिल्क और ये हो जाता है वाटर। उसमें 50 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया इसमें से, तो ये 50 लीटर मिक्सचर निकाला, ये भी 3:2 में निकाला है, तो यानी 30 यहाँ से निकाला होगा और 20 यहीं से निकाला होगा। उसके बाद उसने रिप्लेस कर दिया 2 लीटर ऑफ वाटर से, इसको 2 लीटर और वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो जो मिल्क बनता है वो 10% लेस है वाटर से, तो मिल्क कितना बन गया, मिल्क बना 6m माइनस 30 और वाटर बन गया 6m माइनस 20, मिल्क 10% लेस है तो 9/10 हो जाएगा, माइनस 18, तो ये हो जाएगा 60m माइनस 300, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120, 20 आ जाएगी m की वैल्यू हमारे पास। और हमें फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था 6m, 20 की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये हो जाएगा 120 मिलीलीटर। नन ऑफ दिस इज आवर राइट आंसर 120 मिलीलीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x and y together can complete a piece of work x plus 2 days, whereas y can complete the same piece of work in p days. If x and y and z work together, they can complete the whole work in 60 by 10 days. Then find the time taken by x to complete the whole work alone. x और y किसी काम को करते हैं p plus 2 डेज में, ये हमें दे रखा है, और y उस काम को p डेज में करता है, दोनों मिलकर 60 by 11 डेज में करते हैं, ये भी हमको पता है। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय x द होल टाइम अलोन इफ z और x का रेशियो भी दे रखा है और p की हमें वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको देखेंगे x और y मिलके कितने काम कितने दिन में करते हैं, ये 1 माइनस पी प्लस 2, y कितने टाइम में करता है 1/p, टोटल मिलके कर देंगे ये 11/60, तो यहाँ से इनका एलसीएम निकल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p, वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2p प्लस 2, 11/60, यही वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम, तो ये बन जाएगा 120p प्लस 120 इक्वल टू 11p स्क्वायर प्लस 22p, तो यहाँ 11p स्क्वायर माइनस का जाएगा 120 इधर आएगा, तो माइनस 98p माइनस 120, ये कटता है किसी से 1198 120 कटता तो नहीं है किसी से, 11 भी नहीं कटता, 98 भी नहीं कटता, 120 भी नहीं कटता, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो
1320 तो 11 से कटते हैं ना, 110 और 12, 12 ही था, तो ये हो जाएगा 110 और माइनस का 12 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 11, तो ये आ जाएगी वैल्यू 10, पी की वैल्यू। और पी की वैल्यू 10 इसलिए लेंगे क्योंकि हमको दे रखा था पी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पी की वैल्यू आ जाती है 10। तो इससे हमको पता चलता है कि एक्स और जेड कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। और साथ में पता चलता है कि वाई कितने दिन में करते हैं, वाई 10 डेज में करते हैं। इनके एलसीएम निकाल लेते हैं तो इससे इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब हमें दे रखा है कि इफ z इज 2/3 एज एफिशिएंट एज x, तो x और z का रेशियो दे रखे हैं हमें 2/3 का एफिशिएंसी। टोटल इनकी एफिशिएंसी 5, उनका रेशियो दे रखा है 3:2, तो उनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो भी 3 और 2 हो जाएगी। x और z की एफिशिएंसी भी आ गई। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय x टू कंप्लीट द होल वर्क। x कितने टाइम में काम करता है, x की एफिशिएंसी है 3 और टोटल काम है 60, तो 60/3 हो जाएगा 20 डेज में। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, 20 डेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन दे रखी है 800x, आउट ऑफ विच ही सेव 20,000 एंड स्पेंड रेस्ट। कोई टोटल इनकम है उसकी 800x, उसमें से 20,000 तो स्पेंड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं 20,000। अच्छा, तो बाकी तो उसकी एक्सपेंसेस हैं, ये उसकी सेविंग्स है, ये उसकी इनकम है। आउट ऑफ द total expenditure he spent 60% on food, 150% on rent and remaining amount on electricity। तो इतना अमाउंट वो इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेंड कर देते हैं, और जो उसका रेंट एंड अमाउंट ऑफ स्पेंड रेंट इज 6,000 मोर देन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, देन फाइनल उसकी मंथली इनकम बतानी है उसकी। तो ये हमारे पास जो इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो होगा 800x माइनस 20,000। ये वैल्यू तो एक मिल जाएगी हमको यहाँ से, तो इसको कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम। 60% फूड पे देता है, 150x तो उसने रेंट पे दे दिया। इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी इसकी, चलो इस इक्वेशन ही बनाते हैं यहाँ पे लिख। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 800x माइनस 20,000, इसकी वैल्यू दे रखी है, उसमें क्या है 60% ऑफ फूड, तो ये हो जाएगा 480x माइनस हो जाएगा 12,000 प्लस 150x 150x हो जाएगा, और प्लस उसमें था रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इज 600 मोर देन द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 600, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 6,000। हाँ, बहुत बड़ी बन गई है, 800x माइनस 20,000, यहाँ हो जाएगा सारा 780 x माइनस 12 और 6 18,000, तो यहाँ बचता है हमारा 18,000, इधर चलता है तो 2,000, 18,000 चल जाएगा 2,000, तो ये बचता है इधर 20,000, 20 पे x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 100। x की वैल्यू 100 आ जाएगी तो उसकी इनकम यहाँ से मिल जाएगी हमको, मल्टीप्लाई उसकी इनकम 100 करेंगे तो 80,000। तो हमें उसकी इनकम फाइंड करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर 80,000। ओके, सिर्फ एक इक्वेशन बन रही थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें, और रेगुलरली इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलेंगी जब तक कि मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।